हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान। इसके पहले दो पार्ट में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में डिटेल्ड वे में स्टडी किया था और इनके सुल्तानों के बारे में प्रॉपर स्टडी की थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम बात करेंगे ना तुगलक वंश के बारे में। तो देखिए, तुगलक वंश के ना बेसिकली जो है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तीन इंपॉर्टेंट सुल्तान हैं जो एग्जाम में इनके बारे में पूछे जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का शासनकाल जो चला था ना, वो चला था 1320 लेके 1414 तक, यानी कि 94 वर्षों तक का शासनकाल किया तुगलक वंशों ने। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, ध्यान रखेंगे। और इस वंश में ना 8 शासक हुए। कितने शासक हुए? 8 शासक हुए। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासनकाल किया। तो दिल्ली पर ना शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इन्होंने जो है 1320 से जो है 1325 तक शासनकाल किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत ना गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, किसकी नीति अपनाई? उदारता की नीति अपनाई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने ना तेलंगाना अभियान में जो है यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव को यहाँ पे जो है हराया। ठीक है, यानी कि गयासुद्दीन ने ना प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया, वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये जो गयासुद्दीन था ना, ये बहुत उदार नीति का था। ठीक है, तो राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां जो है उलुग खां को दिल्ली जो है दुनिया का खान भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और गयासुद्दीन के दक्षिण अभियान के तत्काल बाद ना शेर मुगल के नेतृत्व में मंगोलों का अभियान हुआ। अब देखिए, गयासुद्दीन के 2 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था किसानों की स्थिति में सुधार करना और दूसरा कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना। इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ना लागू की गई भूमि की लगान और मंडी संबंधी नीति का वह पक्षधर नहीं था। उसने ना मुकद्दम और खूतों को जो है उनके पुराने अधिकार लौटा दिए और लगान जो है निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, इसने ना राजस्व की दर को 1/3 कर दिया। ठीक है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया इसने। और सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाले गयासुद्दीन जो है ना, वो पहले शासक हैं। तो एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन सा वंश अगर पूछा जाएगा तो तुगलक वंश होगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई ना दाग प्रथा, आपको पता है कि जो है दाग प्रथा की स्टार्टिंग अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चेहरा प्रथा, ठीक है, तो प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया और उसकी डाक व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ थी। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ थी। ठीक है, अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने ना तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। पूछा भी जाता है एग्जाम में, तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? तो ये बसाया गयासुद्दीन तुगलक ने। तो वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ जो है उसके मकबरे के निर्माण से हुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ ना कि जो है निजामुद्दीन औलिया ने जो है क्या किया? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली बहुत दूर है। सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था। बंगाल अभियान से वापस लौटते हुए ना स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन के गिरने से जो है उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तुगलकाबाद में उसे दफनाया गया और कहा जाता है कि यह एक षड्यंत्र था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक की उपाधि ग्रहण कर 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये ना सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति था, ध्यान रखेंगे, ये जो है सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति था। अब देखिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान था इसके पास। देखिए, अरबी फारसी का ये महान विद्वता था। ठीक है, और ज्ञान विज्ञान की ना विभिन्न धाराओं जैसे कि देख लीजिए खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित,
चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, इन सब में पारंगत था। ठीक है, उसके नाम ना कई संज्ञाओं से जोड़े जाते हैं, जैसे देखिए अंतर्विरोध या विस्मयकारी का मिश्रण, रक्त का प्यासा और परोपकारी भी कहा जाता था। तो उसके व्यक्तित्व के बारे में ना विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, एल्फिंस्टन के द्वारा, किसके द्वारा? एल्फिंस्टन के द्वारा जो है, अल्फिंस्टन ने ये बताया कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वह दिल्ली सल्तनत का ना पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों में, मतलब मुख्यतः होली में भाग लेता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, होली में भाग लेता था। और वो पहला सुल्तान था ना जिसने अजमेर जाकर महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दिल्ली में ना शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण भी करवाया इसने। अब देखिए, इसकी योजनाएं, 3 योजनाएं थी बेसिकली। तो 3 योजनाएं कौन कौन सी थी? पहली, दोआब में कर वृद्धि, अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी, आप 3 योजनाएं पहले जान लीजिए। राजधानी परिवर्तन, और तीसरा सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन। अब देखिए, दोआब में कर वृद्धि, तो दोआब में ना इसने 5 से 10% तक वृद्धि कर दी दोआब के क्षेत्र में। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान को अपनी ये योजना वापस लेनी पड़ी। तो इस योजना की असफलता का कारण जानते हैं क्या है? अकाल की स्थिति के दौरान अधिकारियों द्वारा कठोरता पूर्वक वसूली। ठीक है, वसूली तो वे करते ही थे, ये तो देखते नहीं थे कि अकाल पड़ा है कि पैदावार हुई है। ठीक है, बाद में ना सुल्तान ने समस्या के समाधान के लिए किसानों को ऋण, बीज, ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाई, लेकिन इससे कोई लाभ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सहायता कार्य काफ़ी देरी से किए गए थे ना, अब तो उनका नुकसान जो होना था हो गया, ये चीज़ थी। दूसरी नीति थी इसकी राजधानी परिवर्तन। ये ना दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी ले गया। कहाँ ले गया? दिल्ली से देवगिरी, और उसका नाम रख दिया दौलताबाद। क्या रख दिया? दौलताबाद। ठीक है, तो इस राजधानी परिवर्तन के कारण के संदर्भ में विभिन्न मत है। अब देखिए, बर्नी ने क्या बताया? बर्नी ने ये बताया है कि दौलताबाद साम्राज्य का केंद्र था, अतः सुल्तान ने कुशल शासन संचालन के लिए यहाँ कार्य किया। इब्न बतूता का मत कुछ और है। इब्न बतूता क्या बोलता है कि वह दिल्ली के नागरिकों को दंड देना चाहता था क्योंकि वे उसे असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे। ठीक है, तो ये मतभेद बना हुआ था, लेकिन क्या हुआ ना कि ये योजना भी इसकी जो है असफल हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ कि देखिए, असफल इसलिए हुई कि वहाँ पे जो है राजधानी परिवर्तन किया तो, लेकिन जनता और अधिकारियों में विरोध के कारण ये जो है पुनः इसे दिल्ली लौटना पड़ा। ठीक है, तीसरी चीज़ सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन जो है परिवर्तन किया इसने। तो इसमें क्या थी? देखिए, मुद्रा प्रणाली को ना सुधारने की इसने कोशिश की। उसने जो है सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन किया, और जिसके तहत ना उसने कांसे या फिर कह लीजिए तांबे के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर कर दिया। अब कोई ये बताइए, ये कोई नया प्रयोग नहीं था। इसके पहले ना मैं आपको बता दूं कि मंगोल शासक कुबलई खां, ध्यान रखेंगे, मंगोल शासक कुबलई खां 1260 ईस्वी में कागज़ की मुद्रा का आरंभ किया, और 1294 में ना ईरान के काई बाकू नामक शासक ने जो है सांकेतिक मुद्रा चलवाई। तो ये योजना लागू करने के कारण ना विश्व भर में चांदी की कमी हो गई। अब ये बताइए, सुल्तान ने इस बहुमूल्य धातु को बचाने के लिए सांकेतिक मुद्रा जारी की, लेकिन सुल्तान की ये योजना असफल सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि लोगों ने ना उसका साथ नहीं दिया। लोगों ने चांदी के टंकों को सुरक्षित रख लिया और टकसालों में कांसे के सिक्के बनवाकर अपने कर का दायित्व का निर्वाह किया। तो ये भी नीति इसकी असफल होगी। यानी कि कुल मिला के ये भी नीति असफल, ये भी नीति असफल, और ये भी नीति असफल। तीनों की तीनों नीति ही असफल हो गई इसकी। अब देखिए, इसने ना दीवाने को ही, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है कि दीवाने को ही क्या है, किससे रिलेटेड है, किसने इम्प्लीमेंट किया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने ना कृषि की उन्नति के लिए प्रयास किए और इसके लिए विशेष विभाग स्थापित किया, दीवाने को ही। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ ना कि राजकीय कृषि फार्म का निर्माण किया गया और इस पर 70 लाख रुपए व्यय किए गए। लेकिन क्या हुआ, ये भी चीज़ देखिए, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण ये योजना भी असफल हुई इसकी। अब बात करेंगे विद्रोह। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ना सबसे अधिक विद्रोह यानी कि 34 विद्रोह हुए, जिसमें से आप ये मान लीजिए कि 27 विद्रोह मात्र दक्षिण भारत में हुए थे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है,
तो आपको मैं ये भी बता दूं कि अपने शासन के ना अंतिम समय में जब सुल्तान जो है गुजरात के विद्रोह को कुचल कर विद्रोही सरदार तारगी को समाप्त करने के लिए ना सिंध की ओर बढ़ा, तभी जो है थट्टा के निकट, ध्यान रखेंगे, थट्टा के निकट पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और वहीं पे सुल्तान की मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके समय में ना एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, ध्यान रखेंगे, इब्न बतूता था। इब्न बतूता वो नहीं, आपको गाना याद आ रहा होगा, है ना, इब्न बतूता ता ता बगल में जूता, वो इब्न बतूता नहीं भाई। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था, ठीक है। सुल्तान ने ना इसका बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी तरीके से, और इसे ना दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो 1342 ईस्वी में ना इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत के हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गए। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे तो कुछ बता नहीं रही हूँ मैं, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो है समय की घटनाओं को ना इसने अपनी पुस्तक, ध्यान रखेंगे, रेहला, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है, रेहला में उल्लेख किया। तो जो इब्न बतूता है ना, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 वर्ष रहा ये, ठीक है। सती प्रथा का प्रचलन भी ना ये जानकारी रेहला में ही मिलती है, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और मैं आपसे ये दावा करती हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाता है तो आप मैम से मिलना, ठीक है। अगली बात करती हूँ मैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसका शासनकाल था 1351 से 1388। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? सैयद उस सलातीन, दूसरी उपाधि है खलीफा का नाइब, ठीक है। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था ना, ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। किसका पुत्र था? रज्जब का पुत्र था। इसका जन्म हुआ था 1309 ईस्वी में, और ये ना एक हिंदू माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ। तो इसने ना 2 बार राज्याभिषेक करवाए। पहला राज्याभिषेक इसका थट्टा में हुआ, सिंध में, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ इसका दिल्ली में। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ फिरोज शाह तुगलक की, तो ये अकुशल था, ढीला प्रशासन वाला था, कमज़ोर विदेशी नीति इसकी, दोषपूर्ण सैनिक संगठन था, ठीक है। उसने ना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ़ कर दिया। अच्छा देखिए, सुल्तान ने ना भेंट देने की प्रथा समाप्त कर दी, और फिरोज जिस समय गद्दी पर बैठा ना, शासन की व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, ठीक है। क्योंकि आप जान ही पा रहे होंगे कि 3 जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए, असफल हो गए मोहम्मद बिन तुगलक के, तो अस्त व्यस्त थी चीज़ें। तो प्रशासन के मामलों में ना फिरोज का दृष्टिकोण जो है सस्ती लोकप्रियता अर्जित करता है। अब देखिए, उसने ना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा समस्त ऋणों को माफ़ कर दिया, दंड संहिता को संशोधित करते दंडों को जो है अधिक मानवीय बनाया, ठीक है। सुल्तान के भेंट देने की प्रथा समाप्त कर दी। उसने कर को जो है धार्मिक मजहबी जो है रूप प्रदान किया। कम से कम ध्यान रखेंगे, कम से कम 23 प्रचलित करों को ना इसने समाप्त करके मात्र 4 करों को आरोपित किया: खराज, जकात, जजिया, खम्स, ठीक है। ये ऐसा पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ना ये जो है चरमोत्कर्ष था, यानी कि शासनकाल जो है ख़त्म ही लगभग था तुगलक वंश का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या है ना कि सिंचाई पर कर भी लगाया इसने, जिसे कहा जाता है हक ए शर्ब। क्या कहा जाता है? हक ए शर्ब कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ना पहला ऐसा सल्तनतकालीन शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया, यानी कि राज्य की आमदनी कितनी हो रही है इसका ब्यौरा तैयार करवाया। देखिए, फिरोज शाह द्वारा ना कई नगरों की स्थापना हुई, ये भी चीज़ पूछी जाती है। लगभग 300 नगरों की स्थापना जो है ना फिरोज द्वारा करवाए गए, जिसमें से प्रमुख मैं आपको बता देती हूँ: फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जैसा कि मैंने बताया कि दयालु प्रवृत्ति का था, तो दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण ना उसे जो है जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। पहला, दास विभाग, जिसे जाना जाता है दीवाने बंदकान के नाम से। दीवाने खैरात दान विभाग था। दीवाने इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग था। दारुल शफा जो था वो खैराती अस्पताल था, ठीक है। तो दारुल शफा तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ये क्या था, तो ये जो है खैराती अस्पताल था, ठीक है।
इसने ना सांस्कृतिक उपलब्धि के तहत लोक निर्माण करवाया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो तुगलक काल में ना स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास फिरोज शाह तुगलक के काल में ही हुआ। अब देखें किस किस विद्वान को इसने संरक्षण दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विद्वान है जियाउद्दीन बर्नी और दूसरे हैं शमसे शिराज अफीफ। कौन कौन? जियाउद्दीन बर्नी और शमसे शिराज अफीफ। अच्छा, ये जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इसने नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके द्वारा ना बनवाई गई सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नहरें जो हैं, मैं आपको बता दूं उसका नाम उलुग खानी। ध्यान रखेंगे, उलुग खानी। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी बात करेंगे। और दूसरा है राजवाही नहर। ठीक है, ये दोनों नहर जो थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहर थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला बात करेंगे, देखिए फारसी भाषा का ना सर्वाधिक विकास जो है इसी के शासनकाल में हुआ। इसने जो है ना स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही जो है फारसी भाषा में इसने अपनी रचना की। तो एक क्वेश्चन और क्रिएट हो गया कि इस जो है फुतुहाते फिरोज शाही किसने लिखी? तो ये लिखी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और फारसी भाषा में ना सर्वाधिक अनुवाद फिरोज के ही काल में हुए, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो फिरोज ने ना शशगनी, जिसे 6 जीतल नाम के चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ना दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने इस्लामी कानून, शरीयत व उलेमा वर्ग को राज्य के प्रशासन में प्रधानता दी, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और दिल्ली के सुल्तानों में ना फिरोज ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। फिरोज स्वयं को खलीफा का नायब घोषित करने वाला सल्तनत का प्रथम शासक था, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आइए थोड़ा सा सैन्य अभियान के बारे में बात कर लें। देखिए सैन्य अभियान में तो ये तो बिल्कुल असफल रहा। क्या किया इसने कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की विरासत के रूप में प्राप्त विस्तृत साम्राज्य पर नियंत्रण रखने में ये बिल्कुल भी असफल रहा। ठीक है, तो फिरोज ने ना सर्वप्रथम बंगाल और सिंध पर आक्रमण करा। ठीक है, और जो है इसका प्रथम आक्रमण जो है 1353 में हुआ। ये सारी चीज़ें है ना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं ये बता देती हूँ कि इस काल का जो है अंत कैसे हुआ। देखिए तुगलकों में ऐसा कोई नहीं था जो अपने पूर्वजों की विरासत की रक्षा कर सके। तो फलस्वरूप क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक जो था ना, इसकी मृत्यु 26 वर्षों के अंदर ही तुगलक वंश का अंत हो गया। अब फिरोज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि कर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, सिकंदर द्वितीय भी बना। लेकिन ये सारे शासक जो थे वो मतलब समझ लीजिए इनकी कोई ये सारे जो है असफल साबित हुए। ठीक है, इसके पश्चात जो है तुगलक वंश का अंत होता है और आता है सैयद वंश, जिसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।